गवर्नमेंट ने एफआईआईज के लिए टैक्स छूट देने का ऐलान किया है, इससे दो चीजें कि कितना पैसा आ जाएगा या फिर पैसा जाने का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा, रूपी डॉलर पे क्या इसका कुछ असर लॉन्ग टर्म में पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि पिछले कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि रूपी काफी ज्यादा कमजोर हो गया, इस वजह से भी एफआईआईज पैसा निकाल के जा रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका 3 लेवल पे इम्पैक्ट आने वाला है। फर्स्ट, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, इसके वजह से द एपेटाइट अमंगस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए है वो थोड़ा सुधरेगा। सो एंड यूएसडी इन्फ्लोज बढ़ेगा। बट ये फिलहाल थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इम्प्रूव नहीं होता है तो ये वाला इम्पैक्ट शायद हमें उतना ना देखने को मिले। सेकेंड इम्पैक्ट ये होगा कि दिस ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गेटिंग इंक्लूडेड इन बॉन्ड इंडेक्सेस। बॉन्ड इंडेक्स जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गया, या फिर मॉर्गन स्टैनली हो गया, एमएससीआई हो गया, या फिर ब्लूमबर्ग हो गया। ये बॉन्ड इंडेक्स में अगर इंडियन जी से जितने ज्यादा बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड होंगे, उतने ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन इन्फ्लोज गारंटीड हो जाएगा। बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि ये सारे इंडेक्सेस को फॉलो करती है। एंड एक मेजर प्रॉब्लम इंक्लूजन का ये था अक्रॉस दीज बॉन्ड मैनेजर्स वाज कि हमारा टैक्स इश्यूज। सो ये टैक्स इशू अब जबकि नहीं रहा, तो ये बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, आई थिंक विल गेट मोर इंक्रीजिंगली इंक्लूडेड इन दीज बॉन्ड इंडेक्सेस। और थर्ड और सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट होगा वो डोमेस्टिक लिक्विडिटी के लिए होगा। क्योंकि देखिए, ये जो क्राइसिस हो रहा है इसके वजह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस साल बढ़ेगा, सब्सिडीज में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बीट फर्टिलाइजर या फिर फूड या राशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट को पब्लिक केपेक्स कंटिन्यू रखना पड़ेगा, बिकॉज प्राइवेट केपेक्स का जो एक रिवाइवल हो रहा था दिसंबर क्वार्टर में, वो शायद हाई कैपिटल कॉस्ट की वजह से इस साल फिर से स्लो डाउन पे चला जाए, तो पब्लिक केपेक्स करना पड़ेगा। सो जिसके वजह से फिस्कल डेफिसिट में जो एक स्लिपेज का चांस काफी हाई हो गया है। और अगर फिस्कल डेफिसिट में स्लिपेज होता है FY27 में, तो गवर्नमेंट को फिर ज्यादा बोरो करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करना मतलब प्राइवेट बोरोवर्स के लिए पैसा कम रहना, विच टेक्निकली हम लोग इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट जिसे कहते हैं। तो ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट उतना ज्यादा शायद ना हो, बिकॉज अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का एपेटाइट फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स बढ़ जाती है ये सब अनाउंसमेंट्स के वजह से, तो शायद ये जो एक्सेस बोरोइंग का बर्डन है ये एंटायरली डोमेस्टिक मार्केट पे नहीं आए। सम फॉरेनर्स विल आल्सो पिक अप दीज बॉन्ड्स। तो कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए पैसा ज्यादा बच जाए मार्केट में, कॉर्पोरेट बोरोवर्स को उतना ज्यादा कीमतें ना चुकानी पड़े इन टर्म्स ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स जितना हम लोग सोच रहे थे, बिकॉज ऑफ द स्लिपेजेस इन फिस्कल डेफिसिट। सो ये 3 लेयर में इंपैक्ट आने वाला है, एंड ऑल 3 आर वेरी पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये इमीडिएट नहीं होने वाला है, इसके लिए हमें जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को वेट करना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़ा और कम हो जाए फ्रॉम वेयर दे आर टुडे। रजनी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, खासतौर से रूपी डॉलर रिलेशन को लेकर के या फिर आउटफ्लो को लेकर के, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में? लक्ष्मण जी, रूपी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही था जो हम कैपिटल आउटफ्लोज देख रहे थे। और अगर हम देखें तो जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है तब से अराउंड एफआईआई आउटफ्लोज अराउंड 24-25 बिलियन डॉलर हमने एफआईआई आउटफ्लोज देखा है। और इस बार इस क्राइसिस को अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस क्राइसिस से, क्योंकि कभी भी कोई क्राइसिस होता है तो एफआईआई आउटफ्लोज तो होता ही है, बट इस क्राइसिस में प्रॉब्लम ये था, और भी ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था क्योंकि इस बार हमारा नेट एफडीआई फ्लोज भी स्ट्रांग नहीं है। ग्रॉस तो ठीक ठाक आ रहा है एफडीआई, लेकिन अगर हम नेट देखें तो नेट एफडीआई फ्लोज अगर लास्ट ईयर का हम डेटा देखें तो अराउंड 7.7 बिलियन डॉलर है। जबकि हम अगर 2-3 साल पहले का हम देखें तो बेसिस पे अराउंड 30-31 बिलियन डॉलर नेट एफडीआई फ्लोज आ रहा था इकोनॉमी में। उससे ये घट के अराउंड 7.5 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये कैपिटल फ्लोस एक बड़ा प्रॉब्लम था, और यही कोशिश किया है गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने उसको टारगेट करने का
कि हम क्या स्टेप्स लाएं जिससे कि कैपिटल फ्लोज इंप्रूव हो, बिकॉज रुपी को कंट्रोल करने के लिए, उसका जो शार्प वीकनिंग हम देख रहे थे उसे कंट्रोल करने के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी था। तो इस मेजर से डेफिनेटली कैपिटल फ्लोज तो इंप्रूव होगा। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ और भी कंसर्न्स है मार्केट में, जैसे कि ये एआई स्टोरी जो कि इंडिया में मिसिंग है, और हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एफआईआई फ्लोज देखें तो काफी सारा बाकी कंट्रीज में जा रही है बिकॉज ऑफ एआई इन्वेस्टमेंट के कारण। तो और वो मनी, वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें तो इंडिया लूज आउट कर रहा है और वो पैसा फिर इंडिया में नहीं आएगा, तो वो कंसर्न्स रहेगा ही। और साथ साथ ये हाई क्रूड ऑयल प्राइस और उसका इम्पैक्ट एशियन कंट्रीज में, स्पेसिफिकली इंडिया जैसे कंट्री में काफी उसका कंसर्न है। तो कैपिटल फ्लोज, एफआईआई फ्लोज इक्विटी मार्केट में कंसर्न रहेगा। थोड़ा इंप्रूव होगा डेट मार्केट में बिकॉज ऑफ दीज मेजर्स, बट इक्विटी में तो कंसर्न रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, इस मेजर के कारण जो भी इम्प्रूवमेंट होगा उसके कारण रुपी को काफी सपोर्ट मिलने वाला है। रुपी ऐसे भी काफी वीकन हो चुका था और काफी जो नेगेटिव जो भी न्यूज है वो सब फैक्टर इन हो चुका था। तो आई थिंक इससे रुपी को सपोर्ट मिलेगा और हम यहाँ से रुपी में कुछ अप्रिसिएशन देख सकते हैं। ऐसे भी हमारा, अगर हम देखें पूरे साल का, हमारा व्यू था कि रुपी 92 93 जा सकता है। और ये अगेन हमारा इसमें अजम्पशन है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस अगर एंड हो जाता है जल्द ही, तो उस पॉजिटिव न्यूज से रुपी को सपोर्ट मिलेगा। बट रियली वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में कुछ बोलना तो बहुत डिफिकल्ट है कि आगे चल के ये कैसा क्या होने वाला है। उस कैपिटल फ्लो इंप्रूव होता है तो उससे रुपी को डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा और हम बिल्कुल, रुपी को यहाँ लेवल पे से कुछ स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और अभी तक तो अनुमान था इनको कि 90 से 93 के आसपास रहेगा, लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस खत्म हो जाए और सरकार ने जो स्टेप्स लिए शायद वो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट करे। सुदीप सर, मैं देखा करता था कि जब भी रुपी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता था तो शेयर बाजार चिंतित हो जाता था, शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिलती थी। रुपी मजबूत होता था तो एक उम्मीद बनती थी। अब इस स्टेप से डेट मार्केट में एफआईआई आएगा, इक्विटी मार्केट में सीधे तौर पर नहीं आएगा, लेकिन रुपी तो मजबूत होगा, तो इसका असर शेयर बाजार पर कोई दिखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लक्ष्मण जी, मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहता हूं। जो भी स्टेप सरकार और आरबीआई ने आज लिया है ये पॉजिटिव है रुपी के लिए, डेफिनेट। पर इसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक बैंडेड जैसा है, क्योंकि आपको कंपनी का और सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट, इंडिया का बैलेंस शीट ठीक करना है, तो आपको कैपिटल फ्लोज चाहिए, इक्विटी चाहिए। और इक्विटी कैसे आता है? एक शॉर्ट टर्म आता है एफपीआई के जरिए जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, और लॉन्ग टर्म आता है एफडीआई के जरिए। और तीसरा जो सोर्स है कैपिटल फंड फ्लो का, वो है डेट के जरिए। तो हमने आज फिक्स किया डेट वाला प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो इश्यूज थे, टैक्स वाला जो इश्यूज था, वो सब हमने वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट, ताकि डेट कैन फ्लो इन फ्रीली। पॉइंट नंबर 1 फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या किया, एफसीएनआर डिपॉजिट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना दिया है, क्योंकि बैंकों के लिए हेजिंग कॉस्ट RBI will cover. So now it's for the banks to go and offer attractive rates and get the deposit, which will happen. So अभी हमारा इनफ्लो डेट के जरिए जो इनफ्लो, अब एफसीएनआर डिपॉजिट भी एक तरह का डेट है, जीसेट भी डेट है। डेट इनफ्लो इज काइंड ऑफ एश्योर्ड, विच विल एंश्योर कि रुपी पे जो प्रेशर है वो कम होगा और रुपी इंप्रूव करेगा। अब 92 होगा, 93 होगा, वो बताना मुश्किल है। दैट डिपेंड्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑन गल्फ वॉर कब खत्म होता है, ऑयल प्राइसेस कहाँ रहता है, फिस्कल डेफिसिट का बाकी सब कंपोनेंट मिला के क्या स्थिति होता है उसके ऊपर। पर स्ट्रक्चरली अगर इसको ठीक करना है तो हम लोगों को इक्विटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और इक्विटी में जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो हटाया नहीं गया है, एसटीटी हटाया गया नहीं है, वो भी अभी तक बियॉन्ड एआई, बियॉन्ड अनफेवरेबल रिटर्न प्रोफाइल ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स और इंडिया का जो वैल्यूएशन, उसके आगे भी टैक्स स्ट्रक्चर भी फेवरेबल नहीं है। तो आज डेट में जो प्रॉब्लम था टैक्स स्ट्रक्चर को लेके, वो इक्विटी में भी है। उसके अलावा भी और प्रॉब्लम है, एआई नहीं है, रिटर्न्स ठीक नहीं है, वो सब। बट उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कभी ना कभी। आज शायद उसके लिए समय सही नहीं है, क्योंकि एआई तो है नहीं,
रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं, तो शायद टुडे द राइट डे टू फोकस ऑन दैट, बट वहां पे भी इवेंचुअली ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं जो मानता हूं, ये सारे शॉर्ट टर्म फ्लोज है। अगर आप डेट देखें, एफसीएनआर देखें, एफपीआई का शेयर मार्केट में लिया बेची, ये वाला चीज देखें, तो ये सब शॉर्ट टर्म है, ये आएंगे जाएंगे। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल देश में आता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, परमानेंटली कैपिटल कोई ला रहा है तो वो परमानेंटली वो आ गया ना, वो एफडीआई है। वो नेट एफडीआई पे ध्यान देना पड़ेगा, एक वार फुटिंग पे उस पे काम करना पड़ेगा और उस पे ठोस कदम लेने पड़ेंगे ताकि वो बढ़े। मैं कहीं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, 159 ऐसे कंट्रीज का एनालिसिस में नेट एफडीआई अगर हिसाब करें तो इंडिया इज कमिंग एट 109। तो मतलब इस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको एफडीआई अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आपका ये स्थिति सुधरेगा, तभी आपका रुपी असल में स्ट्रांग होगा। तो मेरा कहना है कि एफडीआई से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि अभी कई सारे स्टेप्स की शुरुआत हुई है, तो शायद आने वाले दिनों में जो आप सुझाव दे रहे हैं एफडीआई को लेकर के, वहाँ भी कुछ कदम उठता हुआ दिखे, क्योंकि कई बार संकेत अलग अलग गवर्नमेंट के कॉर्नर से यहाँ पे आए भी हैं।